आप सुन रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर और आज का सेलिब्रेशन का डोज स्टार्ट करते हैं। भूल तो नहीं गए ना, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स वीक और कब से कब तक, 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक। हाँ जी, 8 मार्च पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इस बार तो हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के साथ साथ होली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भाई हैप्पी होली इन एडवांस। क्योंकि हम लोग भाई होली की हुड़दंग का तो हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस बार होली और इंटरनेशनल वुमेन्स डे दोनों है साथ साथ। तो भाई सबसे पहले तो आज के जो है डोज़ की, सेलिब्रेशन के डोज़ की मैं शुरुआत करना चाहूँगी और आपको बताऊँगी कि आज हमारे साथ कौन मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं और उनके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, जब हम आपके साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप उससे इंस्पायर होंगे। तो चलिए मुखातिब होते हैं अपने आज के गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ हैं रीना सिंह जी। तो रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कस्तूरी जी। भाई देखिए, हमने अपने गेस्ट से तो आपको मिलवा दिया, लेकिन अब थोड़ी सी डोज आधी आबादी के लिए। आपको तो पता है ना कि जब हम महिलाएं कुछ करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती हैं तो कितनी सारी चीज़ों को अपने पीछे छोड़ के आगे निकलती हैं। पीछे छोड़ने से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हम उनको छोड़ के बस आगे बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम ऑफिस के लिए या फिर अगर हम बिजनेस वुमेन हैं, अपने काम के सिलसिले में जब घर से बाहर निकलते हैं तो ना सिर्फ अपने और बहुत सारी चीज़ों को बल्कि अपने पूरे परिवार को अपने पीछे कुछ देर के लिए ही सही लेकिन छोड़ के जाते हैं। और जब हमारी बात होती है तो हमसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में एक्सपेक्टेशन किसी के साथ भी रखना गलत नहीं है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा रखना तो गलत है ना भाई। इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि अगर हम बाहर कहीं निकल के जा रहे हैं, हमारे पीछे से कोई भी घर पे है, तो वो उतनी देर चीज़ों को संभाल ले और फिर हम तो वापस आके अपने काम पे लग ही जाते हैं। काम पर लगने का मतलब है कि इन सभी को जो हमारे पीछे से हमारे घर पे हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में। तो भाई ये तो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है ना कि घर बाहर, फैमिली, बच्चा और भी हमारी जो भी सराउंडिंग्स हैं, अगर हमारी फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारा कोई और सोशल कोई भी सर्कल है जहाँ पर हम जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इन सब को लेके साथ में चलना बहुत ज़रूरी होता है। और भाई आधी आबादी हम कहते हैं ना, लेकिन सिर्फ आधी वो इसीलिए नहीं है कि वो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाती है, उनके साथ साथ उनके पार्टनर्स की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कि जैसे ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, ज़रूरत है उन्हें आपको अपने बराबरी पे लाने की नहीं, उन्हें ज़रूरत है सिर्फ आपके सपोर्ट की। और वो आप कैसे दे सकते हैं? जब वो बाहर निकल रही होती हैं काम के लिए, तो आप निकलते निकलते सिर्फ एक शब्द में अगर अपनी बात ख़त्म कर देंगे ना, तो उतना ही उनके पूरे दिन के लिए काफ़ी होगा। और वो क्या है मैं बताऊँ? एक बार ट्राई करके देखिएगा। जब आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, मदर या सो जो भी आप रिलेशनशिप में हैं, जब वो बाहर निकलती है तो आप सिर्फ इतना कह दो, परेशान मत होना, टेक योर टाइम, मैं मैनेज कर लूँगा। सिर्फ इतना कहना ही उनका पूरा दिन हंसते मुस्कुराते निकाल देता है। ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली वर्क करेगा। अब मैं अपने आज के मेहमान की तरफ रुख करूँगी और रीना जी, आपसे जो पहला सवाल जो है आपसे पूछना चाहूँगी। मैं तो जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली थी, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे लिसनर्स भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जान लें अच्छे से। तो चाहूँगी आप अपने बारे में कुछ हमारे लिसनर्स को बताइए। नमस्कार, मैं रीना सिंह, बाबू सुंदर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की उपाध्यक्ष हूँ। हमारे इस इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज है। इसके अलावा हमारे गांव में, जहां के हम लोग रहने वाले हैं, बहराइच ज़िले में हुजूरपुर एक गांव है, उस गांव में डिग्री कॉलेज और पब्लिक स्कूल है। बाबू सुंदर सिंह फाउंडेशन के तहत हम विभिन्न प्रकार के समाज सेवी कार्यक्रम करते हैं। हम कई तरह के शिविर लगवाते हैं, नेत्र शिविर, चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और साथ ही साथ कंबल वितरण, साड़ी वितरण और बहुत ढेर सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, जागरूकता प्रोग्राम करते हैं, महिला सशक्तिकरण पे करते हैं, पर्यावरण पे करते हैं। हमारे बच्चे नुक्कड़ नाटक के थ्रू जाते हैं और आसपास के एरिया में जाते हैं, वहाँ नुक्कड़ नाटक करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। हमारे कॉलेज की एक मुहिम है पढ़ेंगे पढ़ाएंगे शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत हम कॉलेज के पास के 2 गाँव को गोद लिया है हमने, और उन बच्चों को हम अपने कॉलेज में बुलाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। और साथ ही साथ हमारे कॉलेज के बच्चे
संडे के दिन उनके गांव में जाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। जी, बहुत ही अच्छी आपने जो अपने बारे में एक बात बताई ना कि आप एक इंस्टीट्यूट लीड कर रही हैं, उसको ओन कर रही हैं और उसके साथ साथ कितने सारे सोशल वेलफेयर के आप काम कर रही हैं, ये वाकई में एक मिसाल है। सबसे पहली बात रीना जी, यहाँ पे जब अभी ऑफ एयर मेरे आपकी बात हो रही थी तो आपने बताया कि आपने अपने लाइफ का बहुत लंबा टाइम रशिया में रह करके आपने जो है वहाँ पर भी अपने बिजनेस को आपने देखा है, अपने हस्बैंड के साथ सारी चीज़ों को। आम तौर पे अगर हम देखते हैं ना तो ऐसा मानते हैं और ऐसा देखा भी जाता है कि बाहर जाने के बाद लोग अपने देश वापसी बहुत कम करते हैं। ऐसे में अगर आपकी मैं बात करूँ तो वेल सेटल्ड बिजनेस को देखते हुए उसके रहते हुए फिर आपको वापस इंडिया में भी आपने चीज़ें बहुत सारी मैनेज कर दी। आपके तमाम कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है ना रशिया से इंडिया आने का, ये कैसे आपने, मतलब अच्छी बात है, वापस डेफिनेटली आना चाहिए अपने देश में, लेकिन आमतौर पे हम लोग अपने सोसाइटी में ऐसा देखते नहीं हैं। कहते हैं ना कि जब बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा होता है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर कर लेता है और उसको प्लेसमेंट का ऑफर आता है कहीं बाहर से, किसी प्रोजेक्ट पे जाना होता है, तो माँ बाप कई दिनों तक ये सोचते हैं कि बच्चा वापस आएगा कि नहीं। ऐसे में आप एक मिसाल के तौर पे आपने बाहर की भी ज़िंदगी जी, आप टाइम टाइम पे जाते भी रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर वापस आके चीज़ों को बिल्कुल सेटल करके अपने देश का हो जाना, ये थॉट कहाँ से आया? आपने सही कहा कस्तूरी जी। जब कोई विदेश जाता है तो वहीं पे बस जाता है, आता है तो सिर्फ घूमने के लिए आता है। मेरी शादी 2000 में हुई और शादी के बाद मैं मॉस्को चली गई। मेरे हस्बैंड ने वहीं से पढ़ाई की थी, बीटेक, एमटेक, एमबीए उन्होंने वहीं पे किया था और वहाँ पे उनका अच्छा व्यवसाय था। हम लोग गए वहाँ पे, कुछ साल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हमेशा ये विचार आता था कि हमको अपने देश में कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। जो जड़ों की माया मोह है ना, वो हम छोड़ नहीं पाए थे और इसीलिए कुछ सालों के बाद हम लोग वापस भारत आ गए और यहाँ पर आकर सबसे पहले अपने गांव में पब्लिक स्कूल बनवाए और बहराइच में राम जानकी मंदिर और लखनऊ में हमने शिक्षण संस्थान की शुरुआत की। कितनी अच्छी बात आपने कही ना कि अभी आपके जवाब में ही एक बहुत अच्छा संदेश छुपा हुआ था कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं वो देश के बाहर जाके अगर कुछ करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। एक्सप्लोर करने में दुनिया कोई बुराई नहीं है, लेकिन वापसी का गुंजाइश जो है ना, वापसी का रास्ता ज़रूर खोल के रखिए, क्योंकि ये वो देश है जो आपको बाहें फैला के बहुत सारी चीज़ें देता है ना। चाहे मौसम की बात हो या फिर प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो, यहाँ पर रेगिस्तान है तो बर्फ़ की जो है ना ऊंची ऊंची चट्टानें भी हैं, गहरा समंदर है तो खूबसूरत खूबसूरत इमारतें भी हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें आपको हर रंग देखने को मिलता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप कभी कहीं किसी और देश, किसी काम के सिलसिले में या फिर कुछ और सोच के रहने जा रहे हैं तो वापसी का दरवाज़ा ज़रूर खोल के रखिए, क्योंकि आप जब लौटोगे ना तो भी आपका देश बाहें फैला के आपका इंतज़ार कर रहा होगा और उसी शिद्दत के साथ जिससे उसने आपको भेजते वक्त जो मुस्कुराहट दी थी ना, ठीक वही शिद्दत, वही मुस्कुराहट आपको लौटते हुए भी देगा। तो याद रखिएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों का इसमें क्या आपके जो है रुख है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब बच्चे हमारे बाहर पढ़ाई करते हैं तो वो वापस आने में कहीं ना कहीं जो है हिचकते हैं, झिझक रहती है उनके में। तो ऐसे में आपके बच्चों का क्या से है? हम लोग जब वापस यहाँ इंडिया आए तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हर चीज़ में अंतर था, रहन सहन, खाना, मौसम, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम बच्चों को लगा। लेकिन हमारे बच्चे कुछ समय के बाद इसी माहौल में रम गए और मेरी बेटी अभी बाहर है, उसका ये मानना है कि जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो वापस आएगी इंडिया और जो भी करेगी इंडिया के लिए ही करेगी और यहीं पे रहेंगे। तो हमारे बच्चे यहीं रहना चाहते हैं, भारत में ही रहना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बहुत इंस्पायर हो रही हूँ कि जो है रशिया का, जैसे अभी आपने वेदर की बात कही ना, तो रशिया में ज़्यादातर ठंड रहती है और अभी मैंने कहा ना कि हमारा देश जो है हर तरीके से संपन्न है। भाई गर्मी भी पड़ेगी तो खूब कस के पड़ती है, ठंड पड़ती है तो मॉस्को जितनी नहीं, लेकिन हाँ पड़ती है ज़रूर, इतनी की ठंड महसूस होती है। तो उसके बाद भी, इतना सब कुछ देखने के बाद भी जब बच्चे वापसी की बात करते हैं ना तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ बच्चा हमारे देश के लिए भी कुछ करना चाहता है। रीना जी, आपने बाहर भी काम किया, आपका बिजनेस मॉस्को में भी है,
इंडिया में भी है, सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, दोनों देशों में बराबर आपका आना जाना होता है, चीज़ों को आप लोग मैनेज करते हो। अगर हम आज के भारत की बात करें और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें, महिलाओं की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो क्या पॉजिटिव नज़र आता है आपको उतनी दूर से? देखिए, आज की महिलाएं वक्त के साथ घर की चार दीवारियों को पार करके राष्ट्र निर्माण में लग गई हैं। हमारे देश की महिलाएं खेल जगत से लेकर मनोरंजन तक, राजनीति से लेकर सैन्य व रक्षा मंत्रालय तक में एक अहम भूमिका निभा रही हैं और वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर वर्तमान में इसका आकलन करें तो अभी भी इतना सम्मान मिलने के बाद हमारा ये महिला समाज दो भागों में विभक्त है। एक तरफ अशिक्षित बेरोजगार महिलाएं और दूसरी तरफ प्रगति पथ पे बढ़ती हुई अग्रसर महिलाएं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये बेरोजगार और अशिक्षित महिलाएं हैं, सबसे पहले उनको शिक्षित करना है और उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना है, जिससे वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके। क्या बात आपने कही कि अभी जो अंतर देखने को मिल रहा है, एक तरफ तो महिलाएं स्पेस तक जा रही हैं, हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं, बंदूक उठाकर सेना में सीना तान के खड़ी हैं दुश्मनों को जो है परास्त करने के लिए। और एक तरफ अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अभी भी एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे महिलाएं बहुत पीछे हैं। जी। तो रीना जी, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम इंडिपेंडेंट वे में अगर बात करें कि अगर एक महिला के तौर पर ही अगर हम देख लें तो हमें अपनी सोसाइटी के लिए, उन महिलाओं के लिए स्पेशली क्या और करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि उन महिलाओं को हमको जागरूक करना है। सबसे पहली बात लिटरेसी, साक्षरता लाना है, उनको पढ़ाना है। उसके बाद उनको इंडिपेंडेंट बनाना है और उनको बढ़ाने के पीछे हम जो सशक्त महिलाएं हैं उनको भी उनके पीछे आना है, तभी ये वर्ग आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है ना महिलाओं के लिए, वो मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी कड़ी है। बहुत ज़रूरी है। मैं मॉस्को में रही, वहाँ पे 100% लिटरेसी है और सभी औरतें काम करती हैं और सभी लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। वहाँ पे महिलाएं सशक्त हैं। तो शिक्षा जो है कहीं ना कहीं एक वो कड़ी है जो अभी भी जुड़ नहीं पाई है पूरे तरीके से, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा माना भी जाता है ना कि जब अगर लड़की और लड़का दो रहते हैं तो माँ बाप बेटे की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अदर देन बेटी के। उनका ऐसा मानना होता है कि ठीक है, लड़की ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, उसकी तो शादी हो जाएगी। लेकिन अब ये सोच बदलने की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए है क्योंकि भाई लड़की तो है, आप शादी कर दोगे वो चली जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि उसे उसके पति से या उसके ससुराल से किसी तरह की कोई परेशानी होती है, तो कम से कम वो उनके साथ ना रहकर अगर अकेले रहना चाहती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो वो अपने पैर पे खड़ी होकर अपनी जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी उठा सकती है। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो शिक्षा है। बहुत अच्छी बात आपने रीना जी बताई। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा, अब चूंकि अभी मैंने बताया ना कि होली का भी समय आ गया और महिलाओं को तो भाई बहुत काम होता है, आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा, आपकी कोई ऐसी होली रही हो जो आपकी आज तक की सबसे यादगार हो? जी, हर साल हम होली बहराइच में मनाते हैं और वहाँ पे बहुत से गांव के लोग आते हैं और वो रंग खेलते हैं, भांग पी के आते हैं, वो पूरी तरह से मस्त होते हैं, इतना डांस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एंजॉय हम बहराइच में करते हैं और मुझे हर साल वहाँ की होली यादगार रहती है और बहुत ही अच्छी होली होती है। तो मतलब देखिए, ये भी कितना अच्छा है ना कि आप रहें चाहे कहीं भी, आपको अपनी जड़ों तक तीज त्यौहार के दौरान तो पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप जो है ना अपना तीज त्यौहार का रंग, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अगर हम अपने आज के रिचुअल्स, अपने आज के तौर तरीके अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि वो हम ही नहीं जान पाएंगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो ऐसे में भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपनी जड़ों से ज़रूर जोड़ के रखिए, क्योंकि अगर आप जड़ों से नहीं जुड़ोगे तो फिर एक मजबूत स्तंभ, एक मजबूत वृक्ष कैसे खड़ा होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। और रीना जी, चलते चलते आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सब महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सुनिश्चित संकल्प लें और साथ ही साथ महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी के लिए बढ़ावा दें।
और उनको जागरूक करें उनके अधिकारों को लिए। और जब वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएं, तब वो अपने जीवन के सारे फैसले खुद ले सकेंगे और उनके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा और उन्हें घर परिवार में और समाज में सम्मान मिलेगा। क्या बात है, आपने कितना खूबसूरत जो है आपने मैसेज यहाँ पे साझा किया हमारी उन लिसनर्स के लिए जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रही होंगी। तो भाई देखिए, सशक्त होना, शिक्षित होना, ये दोनों आज बहुत ज़रूरी है और साथ साथ में आत्मरक्षा का हुनर भी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ये नहीं पता होता है कि समस्या किस तरफ से किस वक्त आ रही है, तो कम से कम हम प्रिपेयर रहें। अब जब आत्मरक्षा की बात चल ही रही है तो एक टिप यहाँ पे आपको देना चाहूँगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अगर कभी भी निकल रहे हैं, भाई आजकल हम लोग बराबरी से कंधे से कंधा मिला के घर से बाहर निकलते ही हैं, ऐसे में आपको अपने साथ अपनी सेफ्टी का कुछ और नहीं रख सकती तो एक डिओड्रेंट साथ में ज़रूर रखें, पेपर स्प्रे रखें, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आती है खुदा न खास्ता तो कम से कम आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। स्प्रे करने के बाद एटलीस्ट एक सेफ जगह खुद को पहुंचा सकती हैं जब तक सामने वाला अपने आप को दोबारा से अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और रीना सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अपने लाइफ के इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU